अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टेप अप स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप जो कि अनाउंस हुई है और इसमें पूछे जाने वाले सवालात की जो ब्रिटिश स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं। तो हम उन सवालात को वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आंसर किया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उनके सवालात का जो है अभी तक जवाब नहीं मिला। हम वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे गए कि पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाए स्कॉलरशिप के लिए, तो वो चीज़ भी हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन सी पैराग्राफ्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में हर सवाल का आंसर मिल जाए और आप इसको अच्छे से फिल करके सबमिट करवा सकें। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि स्कॉलरशिप की जो है वो डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी। पहले 31 अगस्त थी, अब 15 सितंबर है, यानी कि अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 5 डेज जो है वो अवेलेबल हैं। आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है उन स्टूडेंट्स का जो पाकिस्तान में किसी भी HSC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में इस टाइम BS या MS के किसी भी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करके अपनी तालीम फ्री हासिल कर सकते हैं। फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ उनके हॉस्टल ड्यूज भी कवर किए जाएंगे और उनको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी दिए जाते हैं इस स्कॉलरशिप में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप में एलिजिबल है। स्कॉलरशिप में MS के और BS के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो PhD के स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो कोई PhD की स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है तो हमारे चैनल पे PhD स्कॉलरशिप्स भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि स्टेप अप स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो पे आ चुके हैं जो हमने पहले रिसेंट अपलोड की थी। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी आपके पास कुछ दिन बाकी हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी हम उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपने उस वीडियो पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एडमिशन लेटर और कॉपी ऑफ टोटल ट्यूशन फी दोनों की जगह फी चालान अपलोड कर सकते हैं। तो जी एडमिशन लेटर की जगह तो आप फी चालान जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप टोटल फी की जगह फी चालान अपलोड नहीं कर सकते। टोटल ट्यूशन फी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको टोटल ट्यूशन फी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने उनके साथ वो अटैच कर देंगे। लेकिन किसी की यूनिवर्सिटी में वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप ये करें कि आप अपने वाउचर पे जो आपकी ट्यूशन फी लिखी हुई है, अगर आपका 2 साल प्रोग्राम है तो आप उसके हिसाब से उसको यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पर सेमेस्टर बन जाएगी। तो आप किसी भी एक पेज पे वो कैलकुलेशन करके तो वो पेज भी साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, क्या मदर को गार्डियन के तौर पे रख सकते हैं फादर के होते हुए? तो जी हाँ, रख सकते हैं। अगर आपकी मदर जो है वो आपके एजुकेशन के एक्सपेंसेस उठा रही हैं तो आपकी मदर गार्डियन हुई ना, कि वो आपके एक्सपेंसेस उठा रही हैं सारे। तो इस सूरत में आप अपनी मदर की सैलरी सिर्फ लगा सकते हैं, मदर को एज अ गार्डियन जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर फादर की डेथ हो जाए तो सैलरी स्लिप की जगह क्या ऐड करें? अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो जो कोई बंदा आपकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस उठा रहा है आपने उसकी जो है वो सैलरी स्लिप जो है वो साथ लगानी है। आपने उनकी ही फिर डिटेल्स देनी है। जैसे हमने पिछले कमेंट में बात की कि अगर आपकी मदर गार्डियन है तो आप मदर की लगा दें। उसके अलावा अगर आप कोई भी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो भी आपका खर्चा उठा रहे हैं, तो आपने उनकी सैलरी स्लिप यहाँ पे अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट है जी, प्लीज सिस्टर टेल अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट, आई रियली नीड दिस स्कॉलरशिप। पर्सनल स्टेटमेंट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो क्वेश्चंस आए थे, तो इसको भी हम वीडियो के एंड पे कवर करेंगे। आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे कवर करना है, कैसे लिखना है। तो ये एक और क्वेश्चन है, वो भी पर्सनल स्टेटमेंट को ही लेकर है। नेक्स्ट है जी, स्कॉलरशिप का चेक मिलता है हर सेमेस्टर में या डायरेक्टली फी पे हो जाती है? अच्छा, इसका ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्कॉलरशिप का ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई किया तो कुछ टाइम इसको लगता है और उसके बाद वो आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो आपने 1-2 ट्यूशन फीस जो है और हॉस्टल ड्यूज पहले से दे चुके होते हैं आप, जब तक स्कॉलरशिप आपको मिलती है।
तो जो आपने फीसेस पहले कवर की होती हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती हैं, और जो आने वाली फीसेस होती हैं वो है वो आपकी यूनिवर्सिटी को सारी फीस दे देती है, और जब आपका चेक आपका जो वाउचर आता है नेक्स्ट फी का, तो वहाँ पे आपकी कोई ट्यूशन फी या कोई हॉस्टल ड्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जो पहले पे की हुई होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। बीएस डाटा साइंस स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, तो जो बीएस डाटा साइंस के स्टूडेंट भी जो है वो एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम अपने थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे तो कब तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कितने टाइम बाद। इसका ये है कि अभी सितंबर में आपका जो है वो डेडलाइन है, अक्टूबर या नवंबर तक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जनवरी या तक जो है वो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, और उसके बाद यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का दुरानिया जो है वो इसमें लग जाता है आपको स्कॉलरशिप मिलते मिलते। तो अगर आप इस वक्त थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप प्रोबेबली आप फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे जब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट है, आप भी मेरा अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया लेकिन उनका अभी तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया। तो अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, उनके पास यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन लेटर या उनके पास फी चालान या कोई भी एक ऐसा एविडेंस या यूनिवर्सिटी का जो कार्ड आपको मिलता है, कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती है, रिगार्डलेस ऑफ कि आपके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट मौजूद है या मौजूद नहीं है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, यस केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है भी साइंसेज का एक प्रोग्राम है तो एसटेम के प्रोग्राम में केमिस्ट्री स्टूडेंट्स भी जो है वो एलिजिबल हैं, वो भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बाबा जमींदार हैं तो क्या लगाऊं पेमेंट स्लिप की जगह। इसका आंसर जो है वो ब्रिटिश स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप के भी पोर्टल पे दिया गया था कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी इनफॉर्मल सेक्टर में है तो आप उसकी जगह पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें आपने रफ एस्टिमेट देना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी आ रही है। उस मंथली इनकम के साथ साथ आपने अपनी फादर की जो है वो डिटेल देनी है, यानी CNIC उस फॉर्म का आपने एड्रेस भी देना है ताकि अगर स्कॉलरशिप वाले वेरीफाई करना चाहें तो वो इजीली वेरीफाई कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है, मैम आई डोंट हैव माई 8th semester result as it is not announced yet by previous university. I took admission on the 7th semester base in the new university, so is it okay to upload the 7th semester result? Registration number is not issued by my new university in which I took admission in MPhil chemistry. What should I write in this case? Please answer my both questions. तो इसमें ये कि अगर आपका 7th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो आप प्रीवियस रिजल्ट में तो आप अपने 7th सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा जो यूनिवर्सिटी के या तो पोर्टल पे हुआ होगा या आपको वैसे नोटिस बोर्ड पे कुछ यूनिवर्सिटीज में लगा दिया जाता है, तो आप वही वाला पिक्चर लेके अपने रिजल्ट को हाईलाइट करके आप उसमें वो लगा दें। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अभी नहीं आया है तो आप अपना चालान अपलोड कर सकते हैं, चालान नंबर अपलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, if we are in the last year of our degree then we can apply or not. अच्छा जी, इसमें ये है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, सॉरी लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये स्कॉलरशिप के पोर्टल पे कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन ये कि इसमें क्योंकि आपको पता है दुरानिया 1 साल का लगता है कि जब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप पास आउट हो चुके होंगे, तो मे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और आपकी पूरे ड्यूरेशन की फीस आपको रीइंबर्स हो जाए, तो ये एक अच्छा चांस हो सकता है। तो इसीलिए इसको मिस ना करें क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फीस तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है ना, तो ना अप्लाई करने से बेहतर है आप अप्लाई कर दें। अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अप्लाई लाजमी कर दें इस पर। स्टूडेंट्स enrolled in 5-year bachelor's program in HEC recognized university are eligible to apply. नहीं जी, 5 साल बैचलर प्रोग्राम जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है उसमें बताया गया है कि BS के जो 4 साल प्रोग्राम हैं वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर में जो 2 ईयर प्रोग्राम में कहीं भी इनरोल्ड है HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में तो वही लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर बैचलर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट, प्लीज गाइड करें और कौन से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसमें यह कि स्कॉलरशिप का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता स्कॉलरशिप का। पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्ट की जाएगी, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में एक जो है ना वो स्कॉटलैंड की तरफ से आपकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो एक पूरा फॉर्म मिलता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो आपकी
यूनिवर्सिटी वाले खुद से नहीं पूछते, वो उस फॉर्म में गिवन होते हैं, तो वो वही वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो वो बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं होते, आपकी प्रीवियस स्टडीज को लेके होते हैं, आपकी फैमिलीज को लेकर होते हैं। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वही होता है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती खुदा ना खासा, तो आप फिर आगे क्या करेंगे। तो ये इस तरह से सवालात होते हैं, कोई भी मुश्किल सवाल या स्टडी रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इस स्कॉलरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम हमने कॉपी ऑफ ऑफर लेटर की जगह फी चालान लगाया है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? मैंने 2 बार अप्लाई किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम कहीं पे 3 बार अप्लाई कर सकती हूँ काइंडली। नहीं जी, आप अपने ऑफर लेटर की जगह फी चालान लगा सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप बार बार अपलोड नहीं करें अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। आपने अगर एक दफ़ा कर दी है फी चालान के साथ तो ये बिल्कुल ठीक है, आप दोबारा से री अपलोड नहीं करें अपनी। नेक्स्ट है जी, जो पीडीएफ में अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए हैं उसमें 7 नंबर पे जो पर्सनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो किस फॉर्म में ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट में और पीडीएफ फाइल में ऐड करना मस्ट है, या जो लास्ट में उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट मांगी है वही इनफ है? प्लीज़ गाइड कर दें। अच्छा, इसमें ये कि आप पर्सनल स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने जो 7 डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे आप इधर भी देख सकते हैं, इधर उन्होंने कहा है कि ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अटैच करने हैं, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन उन्होंने लिखी है, प्लीज अपलोड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल पीडीएफ, तो इस इन डॉक्यूमेंट्स में पर्सनल स्टेटमेंट भी गिवन है। तो आप पर्सनल स्टेटमेंट वर्ड में लिख लें, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लें इमेज में या पीडीएफ में। उसके बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज कर रहे होंगे तो साथ पर्सनल स्टेटमेंट भी मर्ज कर दें, और एट द एंड जहाँ पे रिक्वायर्ड है पर्सनल स्टेटमेंट जहाँ पे लिखनी है, तो वहाँ पे आप वही कॉपी करके वहाँ पे भी पेस्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वाई मेल स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। तो जी, मेल स्टूडेंट स्कॉलरशिप में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को ही दी जाती है ताकि उनको फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जो इंकरेज किया जाए, ठीक है। लेकिन मेल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं जिनमें मेल और फीमेल जो है वो इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आने वाली वीडियोस में बाकी स्कॉलरशिप्स को भी कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है, आपके मेरे फादर फार्मर हैं तो उनकी पेमेंट प्रूफ में क्या अटैच करना है, काइंडली बताइएगा। अच्छा, मैंने इनको रिप्लाई भी किया हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैंने इनको बताया हुआ है कि अगर आपके पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, यानी कि उनका बिजनेस है, कोई शॉप है, या कोई फार्मर है, किसान है, कोई अपना काम कर रहे हैं, या वो डेली बेसिस पे कोई काम करें जहाँ पे आपको सैलरी स्लिप नहीं प्रोवाइड की जा सकती किसी ऑफिशियल अदारे की तरफ से, तो आपने क्या करना है, आपने एक पेज लेना है, उस पर एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरे फादर जो है वो फार्मर हैं, या वो कोई शॉप है, कोई भी उनका अपना बिजनेस है। तो आपने उनका मंथली जो आपको एक्सपेक्टेड होगा कि ऊपर नीचे तो चले हो जाता है, ऑन एवरेज जितना मंथली वो अर्न करें, आपने वो डिटेल्स बता देनी है, और साथ कॉपी ऑफ CNIC उनकी कॉपी लगा देनी है, और साथ आपने एड्रेस वगैरह और वो फुल डिटेल आपने दे देनी है ताकि ये स्कॉलरशिप वाले वेरीफाई कर लें, ठीक है। मेरा भी रिसेंटली 28 को मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उसमें नंबर्स। नेक्स्ट है, मेरा भी रिसेंटली 28 को मेरिट लिस्ट में नेम आया है, तो मेरे पास अभी कोई रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो अगर आपके पास रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको मैंने बताया कि आप चालान अपलोड कर दें, आपका रेफरेंस नंबर होगा, चालान पे लिखा हुआ होता है, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। आपने जहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होता है ना, तो ऑनलाइन पोर्टल पे भी आपको एक यानी रेफरेंस नंबर आपको बता रहे होते हैं कि आपकी इस आईडी पे आपका ये रेफरेंस नंबर है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आपने बता दी है जो इस चीज़ का सबूत हो कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, अगर हमारे पास फादर की सैलरी स्लिप ना हो और अगर किसी के फादर की कोई शॉप हो और उनका अपना बिजनेस हो, तो फादर ऑक्यूपेशन में क्या लिखेंगे और क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे लगाएंगे। प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट की तो हमने पहले भी 2-3 दफ़ा बात कर ली, तो हम दोबारा से उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन ये कि आपने उधर लिखना भी यही होगा कि आपके फादर की अपनी शॉप है, ठीक है। इज दिस स्कॉलरशिप डेट एक्सटेंडेड टिल 15 ईयर्स, इट इज़ ट्रू। स्कॉलरशिप की जो है वो डेट एक्सटेंड हो गई है, तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जिनको पहले नहीं पता था, उनको अब पता चल गया, तो इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ये एक सिर्फ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये आपकी अपनी अचीवमेंट है। आप आगे जाएंगे, आप बता सकते हैं कि आपको ब्रिटिश स्कॉटलैंड की तरफ से आपकी स्टडीज जो है वो आपको फ्री कर दी गई थी, ठीक है। आप चाहे BS के स्टूडेंट है, चाहे मास्टर के स्टूडेंट है, तो ये स्कॉलरशिप बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए कि आप इसमें अप्लाई करें और अपनी
तालीम जो है पाकिस्तान में रहते हुए फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करें। नेक्स्ट है जी, बांग्लादेशी कैन अप्लाई। नहीं जी, बांग्लादेशी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी, कोई टेस्ट भी देना पड़ेगा। नहीं जी, कोई टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, इसकी हमने पहले भी बात कर ली थी कि इसके लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। जिन स्टूडेंट ने एमफिल कंप्लीट कर लिया वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं जी, वो अप्लाई नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप की कंडीशन में ये शामिल है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रिसेंटली कहीं इनरोल्ड हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। Kindly guide me about the income proof. My father has passed away and my mother does not do any job. Our only source of income is the financial support given by our relatives. Now what I do for income proof? तो इस केस में ये कि अगर आपकी मदर भी कोई जॉब नहीं कर रही है, आपके फादर भी कोई जॉब नहीं करे, तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट में आप इनकम प्रूफ में उन्हीं का इनकम लगाएंगे, प्रूफ लगाएंगे जो आपको सपोर्ट करें। जो भी रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहा है आपने उन्हीं की ही सैलरी स्लिप लगानी है और उन्हीं का मेंशन करना है कि आपका उन रिलेटिव के साथ क्या रिश्ता है जो आपको सपोर्ट करें, और उनकी सैलरी स्लिप लगा देनी है। इज इट ओनली फॉर गर्ल्स? यस, यस, दिस इज फॉर गर्ल्स ओनली। तो जी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हमने देख लिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं, और जो दिए गए कमेंट्स हैं उनको आप रीड भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ। तो क्विकली हम उसको भी देख लेते हैं कि हमने पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे लिखना है। ठीक है, मैंने कुछ पीपीटीज तैयार किए हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, तो हम वन बाय वन आपको यहाँ से दिखा देंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट को आपने कैसे लिखना है। तो पहली चीज, हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट फॉर अ स्कॉलरशिप। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने 3 चीजें जो है वो लाजमी इंक्लूड करनी है, जैसा कि स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे भी दिया गया था कि आपने 3 चीजें लाजमी इंक्लूड करनी है। तो आपने पहले तो ये हेडलाइंस बना लेनी कि आपने एक माइंड में स्केच बना लेना है। पहले आप चाहे अगर आपको कंप्यूटर पे लिखने की आदत नहीं है ना, तो आप कुछ होते हैं वो पेज पे ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। तो मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हूँ कि मैं पेज पे ज्यादा अच्छा लिख सकती हूँ और फिर मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, आपने एक पेज लेना है, जो पेज पे लिखना अच्छा जानते हैं, अगर कोई वर्ड पे अच्छा लिख सकते हैं तो वहां पे लिख लें। तो आपने पेज पे पहले हेडिंग्स बना लेनी है कि आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो पहली हेडिंग में आएगा व्हाई दिस कोर्स। आपने जो कोर्स, जिस कोर्स में इनरोल्ड हैं आप यूनिवर्सिटी में, आपने वो कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, आपको ही क्यों स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है, व्हाई यू, व्हाई नॉट अदर स्टूडेंट्स। तो आपने इस चीज को डिफेंड करना है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ आपको ही क्यों दी जाए। थर्ड चीज जो आपने इंक्लूड करनी है कि आपकी फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो क्या है, यानी कि जब आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप जो अपनी करंट स्टडीज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद के आपके क्या गोल्स हैं, तो उनके बारे में भी आपने बात करनी है। स्टेटमेंट को हमने 5 स्टेप्स में स्प्लिट कर दिया कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करने। तो चलें जी, स्टेप नंबर 1 को देखते हैं कि आपने स्टेप 1 में क्या चीज ऐड करनी है। स्टेप 1, जैसे ही स्टेप 1 में आपने जैसे ही अपनी पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट करें तो कोई भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज के साथ स्टार्ट करें ताकि जो रीडर है वो उस टाइम ही इंस्पायर हो जाए कि आपकी वो पूरी स्टेटमेंट को पढ़े। ठीक है, उसको इंटरेस्ट डेवलप करना है आपने। तो आपने किसी एक पर्सनल स्टोरी से आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपकी स्कॉलरशिप से रेलिवेंट हो। ठीक है, ताकि आप रीडर की अटेंशन हासिल कर लें। तो ऐसी चीज, इसके लिए मैंने 1-2 एग्जांपल्स ऐड किए यहाँ पे कि यहाँ पे आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल्स को देखता था हेल्थ इश्यूज के बारे में, तो मैंने ये कि मैं बायो रखूं और मैं पढ़ूं ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हेल्थ से लेके, मैं उनको इस काबिल हो जाऊं कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। या अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो इस तरह से लिख सकता है कि मैंने बीएस सिविल इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट की है, या मैं बीएस सिविल इंजीनियरिंग अभी कर रहा हूँ। तो अब जैसे आजकल भी पाकिस्तान में फ्लड से रिलेटेड बहुत सारे मसले मसाइल हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करूंगा कि मैं फ्लड से लोगों को बचा सकूं। तो ये इस तरह से आपने एक इंटरेस्टिंग लाइन जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले स्टेप 2 में आपने ये बताना है कि जो पहला हमारा सवाल था कि वाई दिस कोर्स, तो आपने वाई दिस कोर्स में ये चीज बतानी है कि आप अपने
जो आपका कोर्स आपने रखा हुआ है उस पर आपने कितना पैशन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद है, कंप्यूटर पसंद है। तो आपको कोई चीज़ क्यों पसंद है, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसके बारे में आपने दो चार लाइनें यहाँ पे लिख देनी है। और आपने जो लोग मास्टर करें तो उनका ऑब्वियसली रिलेटिव एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने बैचलर्स में उस तरह के कोर्सेज पढ़े हुए। जो स्टूडेंट बैचलर्स करें तो उन्होंने ये बेसिक साइंसेस के बेसिक कोर्सेज जो है वो पहले एफएससी और मैट्रिक में या ए ओ लेवल्स में पढ़े हुए होंगे। तो उस टाइम जब आप पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस सब्जेक्ट के लिए। तो आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपना प्रीवियस कोर्स वर्क जो आपने पढ़ा है या उससे रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट किया है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट बना है उस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो आपने वो चीज़ें भी यहाँ पे मैंशन कर देनी है। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कंप्यूटर साइंस इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ कि मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कोडिंग के जरिए बयान कर दूँ। ठीक है, मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो मैंने एक मोबाइल ऐप बनाई थी जिसमें स्टूडेंट अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो ये उन कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिन्होंने बीएस में कंप्यूटर साइंस किया, अगर आप आगे जो है वो बीएस एमएससीएस करें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस करें, तो ये हम प्रीवियस उसका बता रहे हैं कि मैंने जब अपने बैचलर में फाइनल प्रोजेक्ट किया था तो उसमें ये चीज़ मैंने बनाई थी कि मैंने कोडिंग की। तो इसीलिए मुझे कोडिंग बहुत पसंद है कि उसमें क्या होता है कि आप हर रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप कोडिंग के जरिए इस तरह से बता देते हैं जिसमें लोगों का बहुत फायदा हो जाता है। तो इस तरह से आपने अपनी फील्ड के हिसाब से ये चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ कि आप ही क्यों बेस्ट कैंडिडेट हैं, वाई यू आर द बेस्ट, वाई नॉट अदर्स। ठीक है, उसमें भी आपने सबसे पहले अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है कि आपको थ्रू आउट आपका एकेडमिक जर्नी आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिली हैं, आप पढ़ने में कैसे थे, आप लीडरशिप कैसी है, आपकी रिसर्च कैसी है, आप रोज़मर्रा क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है यानी कि आपको बहुत चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हैं, आप टैलेंटेड हैं। कोई भी क्वालिटीज़ जो आपको रियल क्वालिटीज, यानी कि आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने झूठ नहीं बोलना। जो क्वालिटीज आपकी हैं आपने बैठना है, थोड़ी देर सोचना है कि आपके बारे में, आप क्या, अपने बारे में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने खुद को कभी इतना टाइम नहीं दिया होता कि हम बैठ के खुद को सोचें। ठीक है, आपने थोड़ी देर बैठना है और आपने सोचना है कि थ्रू आउट द एकेडमिक जर्नी आपके अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल हमने लिखी है कि आई रैंक्ड इन द टॉप 5 स्टूडेंट परसेंट ऑफ माय क्लास एंड वॉलंटियर्ड एज माय मैथ ट्यूटर। अच्छा, अगर आप का एकेडमिक कैरियर ऐसा है कि आप हमेशा से पोजीशन होल्डर रहे अपने स्कूल से, अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, तो आपने वो बता देना है कि मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन मेरी आती रही है। अगर आप टॉप 10 में आ रहे हैं तो आपने ये बता देना है कि मैं टॉप 10 में रहा हूँ, टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहा हूँ अपनी क्लास में। और अगर आप वॉलंटियरली काम करते हैं, यानी स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है या कोई इस तरह से कोई चीज़ है, वॉलंटियरली आपको किसी प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया गया, वो प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टडी रिलेटेड हो, वो किसी भी तरह से वॉलंटियरली काम हो सकता है। ठीक है, अगर आपने काम किए तो आप वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, यानी कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं तो आप अपने बाकी क्लास वाले उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी वॉलंटियरली काम है। तो यहाँ पे हमने उसी की एक एग्जाम्पल ऐड की है कि मैंने वॉलंटियरली मैथ्स को जो है वो टीच किया है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्कूल टाइम में। तो इस तरह से आपने लिख देना है। स्टेप 4 में आपने अपने फ्यूचर गोल्स बताने। अब फ्यूचर गोल्स में ना दो तरह से गोल आ जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं कि जब मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा तो मैं आगे मास्टर में, अगर बीएस का स्टूडेंट तो आगे वो एमएस में एडमिशन हासिल करेगा और वो आगे उसमें अपनी एक्सपर्टीज और ज़्यादा इन्हांस करेंगे। और लॉन्ग टर्म गोल में आप अपनी कंट्री को लेके, अपने रीजन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे कि आप वहाँ पे जो काम करवाना चाहते हैं, जो आपके अपने गोल्स हैं कि मैं अगर अपने इस रीजन से आया हूँ तो मैंने वहाँ जाके कोई काम करना है, तो ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बी क्लियर अबाउट योर करियर गोल और हाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट। अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप गोल्स के बारे में आपने बताना है। अलाइन योर गोल विद स्कॉलरशिप पर्पस, कि स्कॉलरशिप अगर आपको दी गई है तो उसके साथ आपने क्या चीज़ें अपने फ्यूचर प्लान्स में ऐड करनी है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड किए हैं कि आफ्टर माय डिग्री आई वांट टू बिकम अ डाटा एनालिस्ट एंड यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम इन रूरल एरियाज। ठीक है, कि मैं
अगर मैं डाटा एनालिस्ट की डिग्री कर रहा हूँ तो मेरा ये मकसद है कि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो मैं टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करूँ और अपने रूरल एरियाज में एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव करूँ। ठीक है, ये हमने दो डिफरेंट डोमेन्स की एग्जांपल्स दिए, एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और दूसरे जो है इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड है। कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो मैं ऐसा एनर्जी सिस्टम, क्योंकि हमारे कंट्री में एनर्जी यानी पावर की बहुत कमी है, तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं एनर्जी को जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में अपनी कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट करूँ। ठीक है, इस तरह से आपने एक दो एग्जांपल जहाँ पे आपको दी गई हैं तो आपने वहां से देख लेनी है। स्टेप 5 जो है वो आपने अपना जो ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई है उसको आपने कंक्लूड करना है। पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी होता है और लास्ट पैराग्राफ जो है ना वो हमेशा आपने समराइज करना होता है, यानी जो आपने पूरा ऊपर लिखते हो उसको आपने समराइज करके 2-4 लाइनों में उसको लिख देना है। ठीक है, इसमें एक चीज आपने अपनी स्कॉलरशिप कमेटी को थैंक यू करना है कि उन्होंने आपको इस आपकी एप्लीकेशन को जो है वो देखा है, उन्होंने आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें एक दफा से दोबारा से आपने अपने पैशन और पर्पस के बारे में एक दो लाइनें लिख देनी है और सबसे मेन चीज आपने सिंसियर रहना है। अब एग्जाम्पल ऐड किए कि इस स्कॉलरशिप की वजह से मैं अपने ड्रीम्स के करीब आ गया हूँ, यानी मेरा जो शुरू से एम था अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए उसके बाद जो आपने थैंक यू करना है कमेटी को, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और मैंने जो एप्लीकेशन सबमिट किया आपने उसको देखा, उसको कंसिडर किया। ठीक है, इस तरह से आपने एक दो लाइन यहाँ पे भी ऐड कर देनी है। अच्छा जी, ये थे आपके पास 5 स्टेप्स जिसमें आपने ये पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, कुछ टिप्स हैं लिखने के लिए। एक तो ये चीज़ आपको वीडियो में भी मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपने कोई भी मतलब बहुत एडवांस इंग्लिश आपने यूज़ नहीं करनी कि आपको लगेगा कि अगर आप बहुत अच्छी वोकेबलरी यूज़ करें तो एक ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, आपने बहुत सिंपल और इजी वर्डिंग में अपने जो चीज़ें हैं उसको आपने कन्वे करना है स्कॉलरशिप कमेटी तक। ठीक है, आपने अपने बारे में बहुत आसान लफ्ज़ों में उनको बताना है ताकि उनको भी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी और आपको लिखने में भी आसानी हो। ठीक है, और ये कि आपने दूसरी चीज ये कि वर्ड लिमिट उन्होंने दी हुई है 500 से 1000 वर्ड्स के दरमियान, यानी 1000 जो है वो मैक्सिमम वर्ड्स हैं। तो कोशिश करना है कि आपने इन बिटवीन रखना है इनमें, तो आप 750 800, ठीक है, इससे ज्यादा का लंबा ना हो, क्योंकि अगर आपका पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो रीडर जो है वो अपनी इंटरेस्ट लूज कर देता है। ठीक है, तो आपने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना, आपने इंटरेस्टिंग रखना है और शॉर्ट रखना है। ठीक है, 500 मिनिमम वर्ड है तो मिनिमम वर्ड से आपके ज्यादा होने चाहिए। एक चीज ये कि आपने ऑनेस्ट रहना है, मतलब जो चीजें आप में हैं, जो क्वालिटीज आपकी अपनी है, आपने सिर्फ उन्हीं क्वालिटीज को, अपनी अचीवमेंट को, अपनी स्टडीज को, अपने प्लान्स को ही बताना है। ठीक है, झूठ इसमें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। ठीक है, आप जब एक दफा अपना पूरा पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद आपने इसको बैठना है, फिर उसको एक दफा पढ़ना है ताकि कोई ग्रामर मिस्टेक हो या कहीं आपको लग रहा है कि आप ये लिखना चाह रहे थे इस सेंटेंस में लेकिन वो चीज वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही उस सेंटेंस में, तो आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है ताकि इस तरह से आपको एक दफा दोबारा से क्लियर हो जाए कि आपने जो लिखा है वो जो पढ़ने वाला है उसको भी वही सेंस मिल रही है जो आपने लिखते हुए सोचा था। ठीक है, और इसको आपने पर्सनली लिखना है, कोई ऐसे जेनेरिक नहीं लिखना कि जनरल चीजें जो होती है ना वो चीजें आपने ऐड नहीं करनी, आपने अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताना है। ठीक है, इसको आपने अपने बारे में लिखना है, जेनेरिक नहीं लिखना। ये सारी चीजें जो आपको पर्सनल स्टेटमेंट में लिखने में हेल्प करेंगी, तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करें और स्टूडेंट टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर पूछे जाने सवाल का जवाब जल्द अज जल्द दे दूं ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो फायदा हो जाए और वो इस स्कॉलरशिप से जो है वो फायदा उठा सकें। ये हमारा चैनल है स्टेप अप स्टूडेंट, जिसमें हम डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप और जॉब की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस तरह की मजीद अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो आप इस पर फौरन तौर पर टाइमली मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।